अब देखिए दोस्तों, एक प्रोग्राम हमने छोटा सा लिया है और आपको समझने के लिए, और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी। देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया है, एक हमने प्रिंट कराना था मैसेज। ये समझ लो हमारा क्या है, स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है? कंप्यूटर की स्क्रीन है ना। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, किसका? सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर होगा और हम उस पर काम कर रहे होंगे, और इसी स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे और इसका आउटपुट हम देखना चाहते हैं कि क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे इसी ऑर्डर में ये चीज़ें हम लोग टाइप करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने कहा हमारा टर्बो सी सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग करने के लिए लिख सकते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो टर्बो सी सपोज आपने ओपन कर ली यहाँ पर स्क्रीन पर, और उसमें आप दोस्त क्या कर रहे हैं, यही सेम चीज़ें हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कर दिया। हमने लिया क्या, प्री प्रोसीजर इसको बोलते हैं, हैज़ इंक्लूड, इसके बाद टैग ओपनिंग टैग है, वो क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच stdio.h, शॉर्ट में बोलते हैं studio.h बोल देते हैं। तो std मतलब हमने बताया फुल फॉर्म, ये पूछा गया है कि stdio में ये io का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो इनपुट और आउटपुट बोलते हैं, और h का मतलब होता है हेडर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 हेडर फाइल ली है, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट चूँकि हमें क्या बताता था, सिर्फ इसके बारे में बताता कि ये हम लोग क्या किए हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है वो एक तरीके का इररिलेवेंट है, उसका कोई यूज हमारे प्रोग्राम में नहीं होता, ठीक ना। मेन होता है हमारा हेडर फाइल से, यानी हेडर सेक्शन जो होगा वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हेडर सेक्शन ये हमारा है, जिसको लिंक सेक्शन के नाम से हम लोग वहाँ पे लिखे हुए थे। तो हेडर फाइल है, यहाँ पे इंक्लूड studio.h हम लोगों ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट एफ को यूज किया है। तो इसके बारे में अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर लिखा भी है, समझा देंगे, पहले देखते हैं। फिर इसके बाद हमने दूसरा एक हेडर सेक्शन और लिया, जिसको लिखा गया है इंक्लूड conio.h। कोनियो को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है कंसोल इनपुट और आउटपुट। ये भी एक तरीके की लाइब्रेरी है, इसमें भी बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे क्या हैं, रखे गए हैं, जिसकी यूज हम लोग इसमें प्रोग्राम में करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंसोल लिखा ना, यहाँ पे आ गया गेट ch आ गया, है ना। तो इस तरीके से है। तो अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। फिर हमारा क्या हुआ दोस्तों, हेडर फाइल हो गई ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, मेन फंक्शन डायरेक्ट लिखा है ना। डिक्लेरेशन वगैरह की बात नहीं, मेन फंक्शन डायरेक्ट लिख दिया। हमें चूँकि एक मैसेज प्रिंट कराना था, इसलिए डिक्लेरेशन हम लोग तब देते हैं जैसे मान लो हमें कोई जोड़ना घटाना और सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ डिक्लेरेशन की बात होती। यहाँ पे डायरेक्ट एक मैसेज से प्रिंट कराना है हमारे यहाँ पे, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन सा मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो दिस इज़ माई टेस्ट प्रोग्राम, है ना। ये हमारा क्या है, टेस्ट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जैसे ही इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, F9 प्रेस करते हैं। F9, ये हमारा F9 क्या करता है दोस्तों, कंपाइल कर देता है। यानी इसको कंपाइल करेगा तो ये क्या होगा, मशीन की कोड में ये जो चीज़ें लिखी गई वो मशीन कोड में बदल जाएगी। जैसे ही मशीन कोड में बदल जाएगी तो कंप्यूटर हमारे स्क्रीन पर तुरंत यही प्रिंट मैसेज कर देगा। क्या लिख के आ जाएगा यहाँ पे, हेलो, है ना, हेलो दिस इज़ माई टेस्ट प्रोग्राम। ये इस तरीके से दोस्तों छप के आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, है ना। जैसे कंपाइल किया तो ये लिख के हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हमने लिया हेडर फाइल studio.h इंक्लूड, फिर इसके बाद conio.h लिया। वॉइड मेन मतलब मेन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ ओपन किया, ओपन ब्रसेस लगाया। प्रिंट एफ लिया, प्रिंट एफ इसलिए लिया कि चूँकि ये मैसेज हमें क्या करना था, अपने स्क्रीन पर प्रिंट आउट या प्रिंट दिखाना था, शो कराना था, प्रिंट कराना था। आउटपुट रिजल्ट हमको क्या दिखाएगा, दिस इज़ माई टेस्ट प्रोग्राम हो गया। इसके बाद गेट ch यहाँ पे लिया है। गेट ch इसलिए लिया है कि यहाँ पे conio.h हमारा आया है, और गेट ch का काम क्या है यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, अभी समझाते हैं। गेट ch क्या करता है, ये मैसेज जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, तब तक होल्ड करके रखता है। गेट ch मतलब होता है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर हैं ना, ये सारे जो कैरेक्टर हैं, लेटर हैं, जो है हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तब तक होल्ड करके रखे रहेगा जब तक हम अपने कीवर्ड से कुछ और चीज़ें टाइप ना कर दें। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड पर दोस्तों कुछ टाइप कर देंगे ना, ये तुरंत वहाँ से हट जाएगा, ये तुरंत गायब हो जाएगा, है ना, ये ऐसे हट जाएगा। तो जो चीज़ें हम टाइप करेंगे वो आ जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करता है कि ये गेट ch का करता है, हमारे रिजल्ट को होल्ड करके रखा रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे दिखता रहेगा, दिस इज
हेलो दिस इज माई टेस्ट प्रोग्राम, है ना। इस तरीके से ये मैसेज क्या होगा, शो करता रहेगा। तो इसका काम क्या है, हमारे जो आउटपुट हैं उसको हमारे स्क्रीन पर होल्ड करके रखता है। तो गेट सी एच आपको पता होना चाहिए क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को होल्ड करके या आउटपुट को हमारे क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर होल्ड करके रखा रहता है ना। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है हैज़ इंक्लूड studio.h, ये क्या है, इज लाइब्रेरी ऑफ सी, ये क्या है, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी है ना। इन विच, जिसमें मोर देन वन फंक्शंस आर एग्जिस्ट, यानी इसमें यहाँ पे क्या है, एक से अधिक जो है फंक्शन इसमें, इस लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी किताबें होती हैं, हमें जिस किताब की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से जाएंगे, निकाल के लाएंगे और फिर ले जाकर वहाँ पे रख देंगे। तो ऐसे ही इस प्रोग्राम में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ लाइब्रेरी से निकाल के लाएंगे, यहाँ यूज कर लेंगे, फिर क्या होगा, अपने स्थान पर चला जाएगा। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट शब्द जो है, प्रिंट एफ शब्द जो हम लोगों ने यूज किया है, क्या है, हमारे एक तरीके का एक ये फंक्शन जो है हम लोगों ने हेडर फाइल में यूज किया है studio.h, उसी लाइब्रेरी का एक क्या है, हमारा कीवर्ड है प्रिंट ऐप जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ये क्या कह रहा है, हेलो दिस इज माय प्रोग्राम, यही चीज़ ये प्रिंट करा देगा हमारे स्क्रीन पर। और इसका एक फिक्स सिंटैक्स होता है जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है। इसका सिंटैक्स क्या है दोस्तों, प्रिंट ऐप जैसे लिखेंगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और एग्जाम में एक बार पूछा है कि कोई भी मैसेज हम लोग जो प्रिंट कराते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो लिखा जाता है तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। ये देखो डबल इन्वर्टेड कामा लगा दिया गया है ना। तो डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे तो ये कभी यहाँ पे स्क्रीन पर छप के आएगा नहीं। हम लोग जैसे ही कंपाइल करके एंटर मारेंगे तो यहाँ एरर दिखेगा, एरर आ जाएगा, ऐसा एरर शो करेगा, एरर, है ना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, सिंटैक्स है, यानी प्रिंट एफ जैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो हेडर फाइल ले ली, इसके बाद मेन फंक्शन हम लोगों ने ओपन किया, ब्रेसेस लगाया, ये मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है ना, वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। ये भी एक तरीके का क्या है, हमारा कीवर्ड ही है, यूज किया जाता है। आगे अभी हम लोग कीवर्ड के बारे में जानेंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यहाँ देखो डबल कामा लगाने के बाद यहाँ पर आता है लाइन टर्मिनेटर। ये क्या है हमारा, लाइन टर्मिनेटर, जिसको बोलते हैं इस तरीके का सेमी कोलन लगा है। जैसे हम मान लो ऐसे कुछ लिखते चले जा रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ लिखते चले जा रहे हैं। अब हमें क्या है, यहाँ पे हमारा वो जो लिखना था मैं लिख चुका हूँ, अब उसके आगे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। तो उसके आगे मैं कुछ और इसके नीचे लिखना चाह रहा था ना, यहाँ पे लिखना चाह रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ ना लिख के इसको लाइन टर्मिनेटर दोस्तों अगर नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ यहाँ ना आके इसी में जुड़ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना। क्योंकि लाइन टर्मिनेट तो हमने किया नहीं, जैसे हम लोग बोलते थे पैराग्राफ चेंज या लाइन चेंज, तो लाइन चेंज करने के लिए टर्मिनेटर नहीं लगाओगे तो ये लाइन यहाँ ना आके इसी में जुड़ जाएगी और आगे ऐसी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए एक टर्मिनेटर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं लाइन चेंजर या टर्मिनेटर बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि लाइन टर्मिनेटर हो निम्न, यानी कि which one of the following is not which one of the following is a terminator of line, यानी कि लाइन टर्मिनेटर कौन है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सेमी कोलन अगर लगा है यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर है, यानी लाइन को टर्मिनेट कर देता है, दूसरी लाइन में लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर देखिए गेट सी एच का काम का क्या था, हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर होल्ड करके रखा था, ठीक है। ये चीज़ हमने लिखी थी यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि include.studio.h क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारे फंक्शन क्या हैं इसमें समाहित हैं, है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए studio.h का हमने फुल फॉर्म लिखा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट बोलते हैं इसको, है ना। आगे देखिए इट इज़ अ हेडर फाइल, चूँकि ये क्या है, हेडर फाइल है। ऑलवेज यूज एट बिगिनिंग, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने से पहले शुरुआत में ही इसका यूज करते हैं। इट कंटेन मेनली क्या ये कंटेन करता है, यानी इस हेडर फाइल में क्या समाहित है, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ वर्ड समाहित है। देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ है। अभी तो मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, बाद में हमें कोई चीज़ जो है स्कैन करना होगा तो उसके लिए स्कैन एफ यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेन जो है वर्ड हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, जो कि हमारे हेडर फाइल में है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं डबल कामा की बात कर लें, इन्वर्टर कामा करा कि
विच मैसेज वी वांट टू प्रिंट, हम लोग जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मस्ट बी रिटेन अंडर डबल इन्वर्टेड कामा या फिर बोले तो डबल कोटेशन में, है ना, डबल कोट या फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। डबल इन्वर्टेड कामा, जो भी मैसेज हम लोग यानी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। लाइन टर्मिनेटर, ये क्या है दोस्तों, आप लोग ऐसे लिख लेना, ये जो सेमीकोलन लगाया है ना, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो ऐसे ही करके, लाइन टर्मिनेटर। लाइन टर्मिनेटर ये क्या है, लाइन टर्मिनेटर है ना। तो ये लाइन टर्मिनेटर है। दिस इज कॉल्ड लाइन टर्मिनेटर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। व्हेन वी टाइप एनीथिंग, हम लोग कुछ भी जो टाइप करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, जैसे ये देखो हमने टाइप कर दिया है ना। व्हेन वी टाइप एनीथिंग एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस, यानी जो हम लोग लिख रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए तो दिस वी अटैच ये लाइन टर्मिनेटर, अदरवाइज प्रोग्राम विल बी शोइंग एरर। अगर हम लोगों ने टर्मिनेटर नहीं लगाया, सपोज यहाँ पे आप देखो, जैसे हमने ये क्या किया, ये हमने पूरा मैसेज ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो अभी तक तो हमारा प्रोग्राम अपनी जगह पर एकदम फिक्स है, सही है, तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। जैसे ही हम लोग एंटर मारेंगे कंपाइल करके, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैसेज हमारे स्क्रीन पर शो होने लगेगा, दिस इज माई टेस्ट प्रोग्राम। अगर जैसे ही दोस्तों ये टर्मिनेटर मैं हटा दूँ, ये टर्मिनेटर हटा दूँ, नहीं लगाऊंगा ना, तो ये मैसेज हमारे प्रिंट पर हम लोग कंपाइल जैसे ही करेंगे तो कंपाइलेशन के बाद ये क्या करेगा, जब हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे लिख कर आएगा एरर, है ना, और एरर आएगा और ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, रेड हो जाती है ना। जो हम लोगों ने लिखा है ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसका मतलब एरर लिख के आएगा और ये पूरी लाइन रेड होने का मतलब क्या है, ये दिखा देगा कि इस वाले लाइन में आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो जो प्रोग्रामर होगा वो देखते ही समझ जाएगा कि हमने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया था, इसलिए एरर हो गई। और जैसे ही टर्मिनेटर लगाएगा फिर कंपाइल करके एंटर मारेगा, यहाँ पे लिख कर मैसेज आ जाएगा, हेलो दिस इज माई टेस्ट प्रोग्राम लिखकर आ जाएगा। ये आपका आउटपुट हो गया। और यहाँ पर जैसे ही आएगा गेट ch अपना काम करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक अपने कीबोर्ड से दूसरा कोई वर्ड आप टाइप नहीं करेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे, टाइप करेंगे, ये तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये होल्ड करके रखता है आपके प्रोग्राम को। आगे देखते हैं, ये लास्ट में गेट ch इट होल्ड द आउटपुट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टिल एनी इनपुट, यानी जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते हैं तब तक हमारे प्रोग्राम को होल्ड करके रखा रहता है। अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम दोस्तों दूसरा लिया है आपको ये समझने के लिए। हम चाह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देखें, फॉर्मेट को देखें, जिससे समझ में आए। यही चीज़ें हम लोग आगे चलने के बाद फिर करेंगे। अभी ये फॉर्मेट समझ लेंगे तब जाके हम लोग समझेंगे कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं, हमारे ऑपरेटर्स क्या हैं, है ना, असाइनर क्या हैं। ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएगी जब ये फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी दोस्तों ये सेम क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, तो ये भी हम लोग आगे भी देखेंगे। पहले अभी समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हमने क्या, क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐड टू इंटीजर नंबर, ऐड टू इंटीजर नंबर। तो इंटीजर पहले आप समझ लो इंटीजर क्या होती है। इंटीजर को शॉर्ट में इंट लिखा जाता है, ये भी जान लो, इंट यानी कहने का मतलब है 1 2 है ना 3, इस तरीके से अगर कोई शब्द लिखे, मान लो 10 है, 15 है, 20 है ना, 20 यानी 10 है, 15 है, 20 है ना, ये चीज़ें अगर है तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर। लेकिन यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे कहते हैं 10.5, 12.09, 14.50, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोट हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं फ्लोट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो आएगी उसको फ्लोट में डिस्क्राइब किया जाता है। जो इंट होगी वो हमारे क्या हुए हैं, ये विदाउट हम बोले तो बिना मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आता, उसको हम लोग इंट बोलते हैं, इंटीजर कहा जाता है इसको, ये इंटीजर कहे जाते हैं। बस ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि ऐड टू इंटीजर नंबर, 2 इंटीजर नंबर आपको ऐड करना है चाहे कुछ भी हो। तो इंटीजर नंबर का मतलब हम कहे जैसे मान लो 10 और प्लस हमें 10 में हम मान लो हमने कहा 12 को ऐड करना है, 2 इंटीजर नंबर आपको ऐड करना है, तो 10 और प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। ये इंटीजर नंबर हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से मान लो 5 हमने कहा ले लिया और 6 ले लिया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
तो ऐसे ही है, एग्ज़ाम में बस इस तरीके से दे देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही चीज़ तो दिया है एग्ज़ाम में, आया भी है ऑलरेडी, 2016 वाले में आया है ये, है ना, ये क्वेश्चन आया है ऑलरेडी 16 में। तो अब देखो 16 में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू बस चेंज कर दी थी। यहाँ पे देखो इंक्लूड studio.h हेडर फाइल हम लोगों ने ले लिया, फिर अगला भी है इंक्लूड conio.h यानी हेडर फाइल दोनों हम लोगों ने लिया। तो 2 हेडर फाइल हम लोगों ने लिया और यही दोनों हेडर फाइल दोस्तों सी लैंग्वेज में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। एक और आता है math.h जो कि मैथमेटिकल परफॉर्मेंस के लिए होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 हेडर फाइल ली। यहाँ पर है वाइड मेन लिखा। वाइड मेन का क्या काम है, यहाँ पे है स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्या वाइड मेन यानी मेन फंक्शन को स्टार्ट करने का एक तरीके समझ लीजिए फार्मूला है, यानी ये फार्मूला है, यानी फिक्स्ड है, ये यही लिखा जाता है। वाइड मेन लिखो या फिर इंट मेन लिखो। अगर यहाँ पे वाइड मेन की जगह पे इंट लिखते हो तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, रिटर्न 0 भी लिखना पड़ेगा लास्ट में आपको। लेकिन वाइड मेन अगर ले लेते हैं तो रिटर्न 0 नहीं लिखते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे वाइड की जगह पर, लास्ट में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं मेन फंक्शन। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, मेन वाइड मेन ऐसे लिख दिया गया। ये ब्रैकेट इस तरीके से लगाने के बाद हम लोगों ने ओपनिंग ब्रेसेस लगा दी। मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, हमने कहा एक बाउंड्री के अंदर पूरा काम किया जाएगा, है ना। तो ये मेन फंक्शन की बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर ये जा ही नहीं सकती, इस बाहर जाएगी इससे तो काम ही नहीं होगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेरेशन किया गया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। जैसे इंट a है, b है और सम है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अभी यहाँ पे देखो, जैसे वेरिएबल मीन्स क्या होगा, नेम ऑफ द मेमोरी लिखो, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये पूछा भी गया है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अब देखो ये समझो ये क्या होता है। जैसे हमने कहा इंट ए, जैसे ही इंट ए टाइप करोगे ना तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वहाँ पे एक लोकेशन बुक कर देगा, ऐसे जाके ऐसे ही लोकेशन बुक कर देगा, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू हम लोग इनपुट डालेंगे वहाँ पे सेव होगी जाके। तो जैसे यहाँ पे इंट ए लिखा गया ना तो यहाँ पे ए लिख देगा, यानी कहने का मतलब ये ए जो भी इनपुट लेगा उसकी इनपुट इस मेमोरी स्थान पर आके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि वेरिएबल क्या है, हमारा मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी का लोकेशन है। यहाँ पर जो हम लोग इनपुट, जैसे यहाँ पे हमने जैसे ही a = 10 कर दिया, यहाँ 10 आके दोस्तों मेमोरी में अपने स्थान पर सेव हो जाएगा, है ना। और इसके बाद है b, जैसे ही b हम लोगों ने डिक्लेयर किया, b के लिए भी एक स्थान रिजर्व हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी b का इनपुट देंगे, b का इनपुट देखिए यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 आके यहाँ पे सेव हो जाएगा, है ना। अभी इसके बाद क्या है, सम। तो जैसे ही सम लिखेंगे तो सम के लिए भी क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा सम। अब सम की जो भी डिटेल आएगी, टोटल आएगा, वहाँ पे आप अपने आप ऐड हो जाएगी। अब यहाँ देखो सम a + b है तो a + b कितने हो जाएंगी, 16 हो जाएगी। यानी ये क्या है, वेरिएबल हमारा क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होता है। यानी हम लोग जो इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिक्लेरेशन किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसका स्थान बुक हो गया। जैसे रिजर्वेशन होती है, हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, हमारे नाम से क्या होती है, ट्रेन में सीटें बुक हो जाती है। उस सीट पर कोई और बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, है ना। जाएंगे तो हमारी वो जगह खाली मिलेगी और आसानी से हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो वही है, इसकी स्थान क्या हो गई, रिजर्व हो गई। तो मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज नथिंग, इट इज ओनली मेमोरी लोकेशन, है ना, ऑफ इंटीजर। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर को डिक्लेयर किया तो इंटीजर आएगा, फ्लोट को डिक्लेयर किया तो फ्लोट का आएगा। बट ये है कि वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया ना। अब डिक्लेरेशन करने के बाद हमने वैल्यू को असाइन करी है, वैल्यू असाइनर। ये जो हम लोगों ने देख रहा है इक्वल है ना, इसको असाइनर ऑपरेटर है, ये एक तरीके क्या है, असाइनर बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटर क्या कौन सी हैं कौन सी नहीं है, सारे असाइनर आपको मिलेंगे। पहले बस समझो,
ए इक्वल टू कहा 10, अब फिर देखो हमने क्या किया, टर्मिनेटर लगे, उस टर्मिनेटर सबके अंत में लगा। यहाँ देखिए यहाँ भी लगा कि नहीं लगा है। इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारा कंपाइल करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे अपने स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, बताओ आउटपुट क्या आती। इसकी केस में आपको पता है चूँकि 2 जो है इंटीजर को हमें ऐड करना था, 2 नंबर को ऐड करना था, जो कि वैल्यू हम लोगों ने 10 और 6 दी है। तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या आता, 16 आता। हमारे स्क्रीन पर दिखता कि द सम ऑफ, ऐसे स्क्रीन पे आएगा। देखो ये कंप्यूटर मैं बना ले रहा हूँ, एक्चुअल में मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो बोर्ड ही कंप्यूटर हमारा है दोस्तों, आपको समझाने के लिए, है ना। और इतने बड़े टैलेंटेड भी हम नहीं हैं कि हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड करके दिखा सकें। जब कंप्यूटर ही नहीं है तो स्क्रीन कहाँ से रिकॉर्ड होगा। अब देखो यहाँ पे करते हैं, यही समझ लो कंप्यूटर है आपका, है ना। इसको एक बोलते हैं ना कि काल्पनिक मान लो कि कंप्यूटर है। अब चलो हम लिखते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे मैसेज हमारा किस तरीके से छप के आता है, अगर हम कंपाइल करने के बाद हम लोग जब है F9 प्रेस करते हैं, ये कंपाइल होता है। ये हम लोगों ने अंग्रेजी में लिखा है ना, वो कंपाइल होके किस में हो जाएगा, कोड में हो जाएगा, 0110, है ना। ये हमारे क्या है, ये बाइनरी नंबर में ये सारी चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, तो कंप्यूटर उसको पढ़ लेगा, हाँ ये क्या लिखा है। पढ़ने के बाद तुरंत क्या करेगा, वही यहाँ पे छाप देगा हमारे स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पे हमारे देखेंगे तो वही ये कोड पढ़ने के बाद तुरंत जब कंपाइल करेंगे तो बताओ, ऐसे ही हमने कंपाइलर बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था सर। तो कंपाइलर क्या है, यहाँ हमने कहा कंपाइलर होगा, ये देखो ये कंपाइलर था, इसका एक डेटाबेस था। यहाँ बताओ प्रोग्रामर होगा, ये क्या था, प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर दोस्तों क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ये सी प्रोग्रामिंग की बात कर लें, ये अंग्रेजी में लिखा गया है, सब ABCD में लिखा गया कि नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज लिखी गई है। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, कंप्यूटर की भाषा में 0101 की भाषा में कर देगा, तो कंप्यूटर हमारी तुरंत समझ जाएगी, अच्छा यही तो है लिखा। ये तुरंत क्या करती है, उठाकर स्क्रीन पर दिखा देती है। ऐसे ये समझ लो स्क्रीन है, यहाँ पे छाप देगी, वही यहाँ पे छप के देखो आ रहा है ना, ये हम छाप रहे हैं। यहाँ देखो छापे, हमने क्या छापा, देखो द सम ऑफ A एंड B इज, ऐसे लिख के आ जाएगा। इसके बाद इक्वल टू क्या है, A और B का इक्वल टू क्या है, 16 है। ये हमें स्क्रीन पर तुरंत दिखा देगा, ये कोड पढ़ने के बाद कंप्यूटर, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अगर टर्मिनेटर यहाँ जैसे हमने हटा दिया था ना, ये टर्मिनेटर अगर मैं हटा दूँ, ना लगाऊँ, तो यहाँ पे तुरंत ये छप के नहीं आएगा। मशीन यहाँ पे कोड पढ़ेगी तो ये कहेगी कहीं ना कहीं गलती है, ये जैसी कोड आएगा इसके पास ये तुरंत रीड करेगा, कहीं ना कहीं गलती है, यहाँ पे लिख देगा स्क्रीन पर एरर। तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा गलती हो गई कहीं। और यहाँ पे तुरंत आपके स्क्रीन पर ये भी दिखाएगा कि ये रेड हो जाएगी, आपको समझ में आएगा इसी लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप देखेंगे यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगा देंगे, जैसे ही टर्मिनेटर, ये भी बंदा खुश हो जाएगा, ये पढ़ लेगा आसानी से, कहेंगे ये तो पढ़ने लायक हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, विजिबल हो गया, तुरंत वो रीड करा देगा। और रीड करने के बाद यही मैसेज सबके दिख जाएगी हमें कि द सम ऑफ A एंड B इज क्या, 16, है ना, ये ही है। तो अभी देखते हैं हम आगे प्रोग्राम में कैसे काम होता है दोस्तों। अब देखो हमने क्या किया, वैल्यू को डिक्लेयर किया। ये बातें तो आपको समझ में अब आ ही रही होंगी। इंटीजर यानी हम लोगों ने डिक्लेयर किया किसको, वेरिएबल। तो वेरिएबल की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, वेरिएबल इज ओनली मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन। ए हमने इंट ए, चूँकि इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू क्या है, देखो 10 है, 6 है ना, हम लोगों ने 10.5 तो लिखा नहीं है, हमने 6.20 लिखा नहीं है। अगर ये लिखता तो यहाँ पे इंट नहीं लिखता, तब यहाँ फ्लोट लिखता, फ्लोट। लेकिन ये क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है दोस्तों, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा, यहाँ पे इंट लिखना, इंट ए और इंट बी और प्लस सम। चूँकि ये तीनों के लिए हमें क्या करना था, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में मेमोरी लोकेशन में उसके स्थान को घेरना था, है ना। तो मेमोरी स्थान में उसके क्या किया गया, हार्ड डिस्क में जाके स्थान इन्होंने घेर लिया रैम पर, है ना। रैम पे ही हो सकता है, मतलब मेमोरी जगह लेनी है, वो जगह ले लिया। इतना सब लोगों ने अपना, जैसे होता था हम लोग स्कूल में बैठने, एक होता था खेलने वाला गेम, है ना, दौड़ के जाते थे अपने स्थान पर बैठने वाला गेम होता था, फिलहाल उसका नाम भूल गए हैं, नहीं बताते अभी आपको, है ना। तो वो चीज़ थी दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये मेमोरी लोकेशन पे सब लोगों ने अपने स्थान पर जाके बैठ गया, वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा आओ मेरा स्थान लो, है ना। कहने का मतलब क्या है, अपने स्थान पे बैठे हैं ना, तो मेरा स्थान भाई, जिसे पूड़ी लोग खाने जाते हैं गाँव में, तो होता क्या है, जब पूड़ी खाने जाते हैं तो बैठे रहते हैं,
अब वेट करते हैं ना, आए यार खाने के लिए आ जाए, क्योंकि आप तो अपने स्थान पे हैं, दूसरे के स्थान पे जाके वेट नहीं जाएंगे लेने के लिए, तो वो वेट कर रहा है, आओ वेट कर रहा है। देखो कैसे, अभी यहाँ पे मेमोरी लोकेशन फिक्स हो गई। अब वैल्यू है पूड़ी आ रही बच्चे, चलो वेट कर लो, पूड़ी का वेट हो रहा है, यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, पूड़ी आने वाली है। अब ए के पास आ गई 10 पूड़ी, है ना, तो ए इक्वल टू कितनी 10, टर्मिनेटर लग गया, लाइन ख़त्म। अब इसके बाद इसको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बी का नंबर आया, बी ने कितना पाया, 6 पाया, तो ए 10 तो पाया, अपने जेब में रख लिया, इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, ये 10 है। बी ने पाया कितना, 6 ने अपने पास रख लिया। अब सम क्या है, सम तो दोनों का दोनों को छोड़ के खाने वाला बंदा, ये 10 और प्लस 6 ये दोनों देख लिया। यहाँ पे देखो ए एंड प्लस बी। अभी प्रिंट एफ आएगा मैसेज छापने के लिए। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, स्क्रीन पर आपको मैसेज छापना था, तो चूंकि मशीन तभी छापेगी ना जब उसकी भाषा में कन्वर्जन हो गया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कोड में इस तरीके से चेंज कर देगा, कंप्यूटर पढ़ेगा और यहाँ पे लाके छापेगा। छापेगा क्या, द सम ऑफ ए एंड बी इज इतना लिख देगा, फिर वेट करेगा ए एंड बी की वैल्यू कितनी है। तो ये प्रिंट एफ दोस्तों क्यों यूज़ किया था आपने, चूँकि यहाँ पे studio.h लिया है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट एफ आ गई। और हम लोग जानते हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए कोई भी मैसेज जो होगी, ये मैसेज जो लिख के यहाँ पे आएगा द सम ऑफ ए एंड बी, ये हमेशा किस में रहेगा दोस्तों, डबल कामा में रहेगा, डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा। ये याद रखना है, अगर डबल इन्वर्टर कामा नहीं लगाओगे तो कंप्यूटर बेचारा परेशान हो जाएगा, घूमते नहीं पाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो वहाँ लिख के आ जाएगा एरर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा, वो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देगा आपको। चलो अब आगे चलते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है कि प्रिंट एफ। फिर देखिए दोबारा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर एक बार प्रिंट तो लिए थे, दोबारा क्यों ले लिए, तो नाइंसाफ़ी हुई। नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराना है। अभी तो ये तो मैसेज प्रिंट कराया ना, क्योंकि जितनी चीज़ें प्रिंट करानी होगी उतनी बार ये कहानी करनी पड़ेगी आपको। आपने एक बार मैसेज को प्रिंट कराया तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, द सम ऑफ ए एंड बी, ये मैसेज प्रिंट हो गया, इज, इतना काम हो गया आपका। अब ये काम क्या करेगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टर काम है, परसेंटेज डी, ये फार्मूला है किसका, इन सब के वैल्यू को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। यानी कहने का मतलब जो हमारी वैल्यू असाइन कराई गई है वेरिएबल के सामने, देखो असाइन कराई गई ना, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 6, तो जो वैल्यू असाइन कराई गई है, अब वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ध्यान देना है, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए परसेंट डी का फार्मूला लगता है ना, डबल इन्वर्टर कामा में भी है। तो जब डबल इन्वर्टर कामा में है, इसका मतलब है ये छप के यहाँ आना है। तो कह रहा है कि परसेंट डी ब्रैकेट में किसका परसेंट डी, बता रहा है कि सम का परसेंट डी, यानी सम का परसेंट डी। तो सम का परसेंट डी देखो यहाँ मिल जाएगा 16, ये 16 लाएगा यहाँ पे छाप देगा। और ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है बताओ, इसका काम यही है, इसको होल्ड करके रखा रहेगा स्क्रीन पे, वेट करता रहेगा, कुछ और दो खाने के लिए तो इसको हटा दें। तो जैसे ही आपने कीबोर्ड से कुछ टीका ए या बी टाइप किया, तुरंत ही दूसरा पा गया खाने के लिए, इसको हटा देगा, यहाँ पे ए बी आएगा अपना, है ना। तो ये है कहानी दोस्तों, ऐसे ही है, बहुत टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है, सी लैंग्वेज, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।